शिक्षा और मनोविज्ञान बीए और बीएड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी सोचा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं, या कोई इंसान जो कुछ करता है वो वैसा क्यों करता है? तो चलिए आज मनोविज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। वो विज्ञान जो इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढता है। तो वो क्या चीज़ है जो इस बात की स्टडी करती है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं? इसका जवाब ही है मनोविज्ञान। ये असल में हमारा विज्ञान है, हमारे रोजमर्रा के अनुभवों का विज्ञान। आज की हमारी पड़ताल में हम इन 6 खास हिस्सों से गुजरेंगे। हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान को हमारा विज्ञान क्यों कहते हैं, वक्त के साथ इसका मतलब कैसे बदला, मनोवैज्ञानिक असल में काम कैसे करते हैं, इसकी अलग अलग शाखाओं को समझेंगे, हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है और आखिर में इसकी पूरी तस्वीर पर एक नज़र डालेंगे। देखिए, मनोविज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। जरा सोचिए, एक टीचर इसे बेहतर सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है, एक डॉक्टर इलाज में मदद के लिए, और यहाँ तक कि हमारे परिवारों में भी रिश्तों को समझने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये सच में हमारा विज्ञान है। इसके केंद्र में एक बहुत सीधी सी बात है। मनोविज्ञान हर उस चीज की पड़ताल करता है जो एक इंसान सोचता है, महसूस करता है और करता है। हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदों और डर से लेकर हमारी छोटी छोटी अनजाने में की गई हरकतों तक, सब कुछ। अब मनोविज्ञान को सच में समझने के लिए इसकी जड़ों तक जाना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से और वक्त के साथ इसका मतलब कैसे बदलता गया। ये शब्द असल में 2 ग्रीक यानी यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, जिसका मतलब है आत्मा या मन, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। तो अगर शाब्दिक तौर पर देखें तो मनोविज्ञान का मतलब था आत्मा का अध्ययन। लेकिन मजे की बात यह है कि ये परिभाषा हमेशा एक जैसी नहीं रही है, ये समय के साथ विकसित हुई है। प्राचीन काल में इसे आत्मा का विज्ञान माना जाता था, फिर मध्य युग में ये मन का विज्ञान बन गया, 19वीं सदी में इसे चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, और आज हम इसे व्यवहार का विज्ञान के तौर पर जानते हैं। ये बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे फोकस आत्मा जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से हटकर व्यवहार पर आ गया, जिसे हम असल में देख सकते हैं और माप सकते हैं। और यही बात हमें इसकी आज की मॉडर्न डेफिनेशन तक ले आती है। मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यहाँ वैज्ञानिक शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये अंदाजों पर नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित है। व्यवहार का मतलब है वो सब जो हम करते हैं, और मानसिक प्रक्रियाएं मतलब वो सब जो हम सोचते और महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि मनोवैज्ञानिक असल में करते क्या है, मतलब वो किसी के व्यवहार और सोच को समझने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। देखा जाए तो उनके 4 मुख्य लक्ष्य या फंक्शंस होते हैं। ये एक तरह की 4 स्टेप वाली प्रोसेस है। पहला कदम है वर्णन करना, मतलब क्या हो रहा है। इसके बाद आता है व्याख्या करना, ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा है पूर्वानुमान लगाना, ये दोबारा कब हो सकता है। और आखिर में नियंत्रण करना, इसे कैसे बदला जा सकता है। यही वो सिस्टमैटिक अप्रोच है जो मनोविज्ञान को सिर्फ अंदाजे लगाने से अलग बनाती है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी स्टूडेंट का एग्जाम स्ट्रेस। एक मनोवैज्ञानिक सबसे पहले लक्षणों का वर्णन करेगा, जैसे कि घबराहट होना, फिर व्याख्या करेगा कि ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है। इसके बाद वो पूर्वानुमान लगाएगा कि किन हालातों में ये बढ़ सकता है, और आखिर में काउंसलिंग जैसी तकनीकों से इसे नियंत्रित करने या कम करने में मदद करेगा। अब एक बात समझना जरूरी है, मनोविज्ञान कोई एक अकेली फील्ड नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कई सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच इंसानी अनुभव के एक अलग पहलू पर फोकस करती है। इसकी कई खास शाखाएं हैं, जैसे कि शैक्षिक मनोविज्ञान, ये इस बात पर फोकस करता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। या फिर नैदानिक मनोविज्ञान, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, काम की जगहों पर माहौल बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। और ये तो बस कुछ ही हैं, सामाजिक, विकासात्मक और खेल मनोविज्ञान जैसे कई और भी क्षेत्र हैं। ये डाइवर्सिटी ही दिखाती है कि ये विषय कितना व्यापक और उपयोगी है। लेकिन इन सब थ्योरीज और ब्रांचेस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है?
क्योंकि आखिर में मनोविज्ञान का असली मकसद सिर्फ जानना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। इसे ऐसे देखिए, शिक्षा के फील्ड में ये छात्रों की एबिलिटीज को समझने और पढ़ाने के असरदार तरीके चुनने में मदद करता है। वहीं हमारी अपनी डेली लाइफ में ये हमें बेहतर रिश्ते बनाने, तनाव कम करने और सही फैसले लेने में गाइड करता है। इसका असर पर्सनल भी है और सोशल भी। तो हमने मनोविज्ञान की ताकत तो देख ली, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इसकी कुछ सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, इंसान का व्यवहार बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी 100% भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, हमारे विचार और भावनाएं वो दिखती नहीं है, उनका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और तीसरी, लैब में की गई स्टडी के नतीजे हमेशा असल जिंदगी की पेचीदगियों से मेल नहीं खाते। ये चुनौतियां इस फील्ड को और भी दिलचस्प बनाती हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर वापस ले आता है कि मनोविज्ञान का असली लक्ष्य सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम सबकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। और यही इसका सबसे जरूरी मकसद है। आखिर शिक्षा को मनोविज्ञान की जरूरत क्यों पड़ती है? ये दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, और सबसे जरूरी, ये हमारे सीखने सिखाने के तरीके को कैसे बेहतर बना सकती हैं? चलिए मिलके समझते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में शिक्षा का अनुभव किया है। स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, पर क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना और इम्तिहान पास करना ही है, या फिर इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? आज हम इसी आम सोच को थोड़ा कुरेदेंगे। तो इस गहरी बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि शिक्षा शब्द का असली मतलब क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, शब्द खुद ही अपनी कहानी बताते हैं। संस्कृत का शब्द है शिक्ष और उधर लैटिन का एजुकेशन। मजे की बात यह है कि दोनों का मतलब ज्ञान को किसी पर थोपना नहीं है, नहीं, बल्कि जो भी काबिलियत हमारे अंदर पहले से है उसे निखारना, उसे बाहर लाना है। महान विचारक जॉन ड्यूई ने तो इस पर बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि शिक्षा भविष्य के लिए कोई तैयारी नहीं, बल्कि शिक्षा तो खुद ही जीवन है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो हर पल हमारे हर अनुभव के साथ चलती रहती है। महात्मा गांधी ने भी इसे बहुत गहराई से समझाया। उनके लिए शिक्षा सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, वो इसे शरीर, मन और आत्मा, यानी इंसान के हर एक पहलू का पूरा विकास मानते थे। जो हमारे अंदर सबसे बेहतर है उसे बाहर निकाल कर लाना, वही सच्ची शिक्षा है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर इंसान अपने आप में संपूर्ण है, परफेक्ट है। शिक्षा का काम तो बस उस पर पड़े पर्दे को हटाना है, उस अंदरूनी पूर्णता को बाहर लाना है। तो अब हम शिक्षा को दो तरीकों से देख सकते हैं। एक है इसका संकीर्ण यानी छोटा रूप, जो स्कूल कॉलेज की चार दीवारी तक ही सीमित है, और दूसरा है इसका व्यापक रूप, जो जन्म से शुरू होता है और जीवन के आखिरी पल तक चलता है। इसमें हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे अच्छे बुरे अनुभव, सब कुछ हमारे शिक्षक बन जाते हैं। अच्छा, अब जब हम शिक्षा के इस गहरे और बड़े मतलब को समझ गए हैं, तो हम अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मनोविज्ञान का क्या काम है, इसकी क्या भूमिका है? जरा सोचिए, अगर हमें किसी का पूरी तरह से विकास करना है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम पहले उस इंसान को समझें, उसके मन को, उसकी सोच को, उसकी भावनाओं को जानें, है ना? और बस ठीक इसी जगह पर एंट्री होती है मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत असल जिंदगी में, क्लासरूम में काम कैसे करते हैं? चलिए कुछ ठोस उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। मनोविज्ञान कई तरीकों से शिक्षा की मदद करता है। बच्चे को समझने से लेकर सिलेबस कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका क्या हो, अनुशासन कैसे बनाए रखें और मूल्यांकन कैसे करें, हर एक कदम पर ये एक गाइड की तरह काम करता है। चलिए इनमें से कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बच्चे के दिमागी विकास को समझना। जीन पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया कि बच्चों का दिमाग हर उम्र में अलग अलग तरीके से काम करता है। अब ये जानकारी टीचर्स की मदद करती है ये समझने में कि किस उम्र के बच्चे को क्या और कैसे सिखाया जाना चाहिए। मनोविज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हर बच्चा यूनिक है, खास है। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। उनकी समझ, उनकी पसंद नापसंद, उनके सीखने की रफ्तार, सब कुछ अलग होता है। और इस फर्क को समझे बिना हर बच्चे के साथ इंसाफ करना नामुमकिन है। और पता है सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आया है? क्लास के अनुशासन में। मनोविज्ञान ने डिसिप्लिन को देखने का नजरिया ही पलट दिया है।
पहले क्या होता था? डर और सजा। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि बच्चे को सजा कैसे दें, बल्कि सवाल ये है कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया। क्या उसे कोई मदद चाहिए? प्यार, हमदर्दी और प्रोत्साहन से जो अनुशासन बनता है वो डर से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार होता है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। आइए इस रिश्ते को और साफ शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनोविज्ञान हमें थ्योरी देता है, बताता है कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है, और शिक्षा वो उन थ्योरीज को असल जिंदगी में, क्लासरूम में लागू करती है। मतलब एक विज्ञान है तो दूसरा उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल। इस रिश्ते को शायद इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि अगर शिक्षा एक शरीर है तो मनोविज्ञान उसकी आत्मा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? आखिर में हम क्या कह सकते हैं? बात बहुत सीधी है। सच्ची शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी को एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ट्रांसफर कर देना नहीं है। इसका असली मकसद एक इंसान का पूरा विकास करना है। और ये विकास तब तक अधूरा है, बल्कि असंभव है, जब तक कि इसकी नींव मनोविज्ञान के मजबूत सिद्धांतों पर न रखी गई हो। अच्छा टीचर, एक बेहतरीन टीचर आखिर बनता कैसे? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में। आज हम यही समझने वाले हैं कि यह सब्जेक्ट हर टीचर के लिए एक तरह की सुपर पावर क्यों है। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टीचर के लिए एक जरूरी औजार क्यों है। फिर देखेंगे कि असल में ये मनोविज्ञान काम कैसे करता है, एक आइडियल टीचर को गढ़ने में इसका रोल क्या है, और इसका असर सिर्फ क्लासरूम तक नहीं बल्कि पूरे समाज पर कैसे पड़ता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये गाइडिंग लाइट, एक रोशनी की तरह कैसे काम करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि किसी भी देश की नींव उसकी क्लासरूम में रखी जाती है, और उस नींव का जो सबसे मजबूत पत्थर है वो होता है एक टीचर। देश का भविष्य सच में इन्हीं के हाथों में होता है। एक टीचर का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना भर नहीं है, वो एक गाइड है, एक मोटिवेटर है, और बच्चों की पर्सनैलिटी को बनाने वाला, उसे आकार देने वाला भी है। अब जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो तो सिर्फ सब्जेक्ट जानना ही काफी नहीं होता है ना, आपको अपने स्टूडेंट्स को भी गहराई से समझना पड़ता है। और देखिए, यहीं पर एंट्री होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। ये असल में एक तरह का साइंटिफिक लेंस है जो टीचर्स को ये देखने में मदद करता है कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं, उनकी दिलचस्पी किस चीज में है, और उन्हें कहाँ-कहाँ मुश्किलें आ रही हैं। इसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने बहुत ही सीधे साधे शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये बस इस बात की स्टडी है कि एजुकेशन के दौरान इंसान का व्यवहार कैसा होता है। बिल्कुल सीधी और सटीक बात। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ज्ञान है ये क्लासरूम में असल में काम कैसे आता है? मतलब इससे एक टीचर को क्या ताकत मिलती है? चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल फायदों पर एक नजर डालते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है बच्चे के स्वभाव को, उसके नेचर को समझना। जरा सोचिए, एक क्लासरूम एक बगीचे की तरह है और हर बच्चा एक अलग तरह का पौधा। किसी को ज्यादा धूप चाहिए तो किसी को कम पानी। मनोविज्ञान टीचर को यही समझने में मदद करता है कि हर बच्चे की अपनी जरूरत क्या है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जीन पियाजे की थ्योरी। यह हमें बताती है कि बच्चों का दिमाग उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर कैसे विकसित होता है। इससे टीचर को यह पता चल जाता है कि भाई किस उम्र के बच्चे से किस तरह की उम्मीद रखनी है, और अपना पढ़ाने का तरीका भी उसी हिसाब से बदलना है। दूसरा बड़ा फायदा है सही टीचिंग मेथड चुनना। जब एक टीचर ये समझ जाता है कि दिमाग असल में सीखता कैसे है, तो वो सबसे असरदार तरीके अपना सकता है। वो सिर्फ अंदाजे से काम नहीं करता। इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर जैसे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज बहुत काम आती हैं। ये थ्योरीज टीचर्स को एक तरह का फ्रेमवर्क देती हैं कि कब प्रैक्टिस करवानी है, कब बच्चे को शाबाशी देनी है, और कैसे सीखने का एक पॉजिटिव माहौल बनाना है। तीसरा फायदा है क्लासरूम मैनेजमेंट में मदद। मनोविज्ञान एक टीचर को ये समझने में मदद करता है कि अगर कोई बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है तो उसकी जड़ क्या हो सकती है। इससे अनुशासन बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, हमें यह भी याद रखना होगा कि बच्चे अक्सर मानसिक तनाव, डर या घर की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। मनोविज्ञान टीचर को इन समस्याओं को समझने और सही समाधान खोजने में गाइड करता है। सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी हमें सिखाती है कि कई बार बच्चों के व्यवहार के पीछे ऐसे कारण होते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता होते।
ये ज्ञान टीचर को सिर्फ बच्चे के एक्शन को नहीं बल्कि उसके पीछे की वजह को देखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो ज्यादा हमदर्दी से पेश आ पाते हैं। और पांचवा पॉइंट है मोटिवेशन। कहा जाता है कि मोटिवेशन तो सीखने की आत्मा है, तो मनोविज्ञान टीचर्स को वो चाबियां देता है जिससे वो बच्चों के अंदर सीखने की इस आग को जला सकें। इसका एक शानदार उदाहरण है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। यह हमें बताता है कि अगर किसी बच्चे का पेट खाली है या वो क्लास में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो वो पढ़ाई पर ध्यान लगा ही नहीं सकता। ये सिद्धांत टीचर्स को सिखाता है कि बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जगाया जाए। और इस सेक्शन का आखिरी बिंदु है बेहतर मूल्यांकन। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाने वाले इम्तिहानों से न परखा जाए, बल्कि उनकी असली काबिलियत को समझने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाए जाएं। इससे एग्जाम भी सीखने की प्रोसेस का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो अब तक हमने ये समझा कि मनोविज्ञान जरूरी क्यों है, पर यह ज्ञान एक टीचर को असल में बदलता कैसे है। चलिए देखते हैं कि इससे एक आइडियल टीचर कैसे बनता है। जब कोई टीचर इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनी टीचिंग में अपनाता है ना, तो उसमें जबरदस्त बदलाव आते हैं। वो ज्यादा हमदर्द और धैर्यवान बनता है। वो सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर नहीं बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। उसकी क्लास में हर बच्चे को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। और सबसे जरूरी बात, वो टीचर खुद की कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन इस ज्ञान का असर सिर्फ टीचर तक ही सीमित नहीं रहता। ये एक लहर की तरह है जो टीचर से शुरू होकर स्टूडेंट्स और फिर पूरे समाज तक फैलती है। ये एक कमाल का पॉजिटिव साइकिल है। आप देखिए, जब टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो स्टूडेंट की सीखने में दिलचस्पी बढ़ती है। जब स्टूडेंट बेहतर सीखता है तो समाज को एक बेहतर नागरिक मिलता है, और एक बेहतर समाज फिर से बेहतर टीचर्स को सपोर्ट करता है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जो टीचिंग को असरदार, दिलचस्प और अनुशासित बनाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान एक टीचर के लिए उस लाइट हाउस की तरह है जो मुश्किल हालातों में भी उसे एक आइडियल टीचर बनने की सही राह दिखाता रहता है। अभी सोचा है कि कुछ लोग कोई भी नई चीज इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। या फिर एक बेहतरीन टीचर में ऐसा क्या अलग होता है? इन सभी सवालों का जवाब पता है कहाँ है? वो सिर्फ किसी कला में नहीं बल्कि विज्ञान में छिपा है। और आज हम उसी विज्ञान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, मतलब सीखने का विज्ञान जो असल में सिखाने की कला की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या शानदार सिखाने का कोई फॉर्मूला है? क्या कुछ ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो एक सामान्य टीचर को एक असाधारण टीचर में बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और इसी की खोजबीन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज के इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विषय आखिर है क्या। फिर हम एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक के टूल किट में झांक कर देखेंगे कि उनके पास क्या-क्या औजार होते हैं। इसके बाद हम इसके और सामान्य मनोवैज्ञानिक के बीच का फर्क पहचानेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सारा ज्ञान असल जिंदगी में, हमारी क्लासरूम में कैसे काम आता है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आखिर है क्या? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सीखने की दुनिया यानी एक छात्र का दिमाग और सिखाने की दुनिया यानी टीचर की क्लास के बीच बना एक मजबूत पुल है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है। इसका काम है क्लासरूम के अंदर होने वाले व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करना। जैसे कोई बच्चा गणित से क्यों डरता है, या फिर ग्रुप में स्टूडेंट्स बेहतर क्यों सीखते हैं। ये ऐसे ही सवालों के जवाब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर खोजता है। व्यवहारवाद के एक बहुत बड़े समर्थक थे B.F. स्किनर। वो इसे बहुत साफ तौर पर देखते थे। उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब था शिक्षा की प्रक्रिया में इंसान के व्यवहार को समझना। मतलब जब हम कुछ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं और वैसा क्यों करते हैं। वहीं क्रो एंड क्रो ने इस दायरे को और भी बड़ा कर दिया। उनके हिसाब से सीखना सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक ही नहीं है, ये तो जन्म से शुरू होकर बुढ़ापे तक चलता रहता है। चाहे वो एक बच्चे का चलना सीखना हो या एक बड़े का कोई नया हुनर सीखना, शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी अनुभवों का विश्लेषण करता है।
और शायद सबसे असरदार बात एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कही जब उन्होंने इसे शिक्षण की वैज्ञानिक आधारशिला बताया। ये बात हमें याद दिलाती है कि अच्छा पढ़ाना सिर्फ एक हुनर या कला नहीं, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक के बैग में झांकते हैं। उनके टूल किट में आखिर कौन कौन से औजार होते हैं जिनसे वे सीखने और सिखाने की पहेलियों को सुलझाते हैं। और ये टूल किट सच में बहुत बड़ा है। इसमें बच्चों के विकास को समझने के सिद्धांत हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक 5 साल का बच्चा 15 साल के किशोर से अलग तरीके से कैसे सीखता है। इसमें सीखने के बुनियादी सिद्धांत हैं, बुद्धि और व्यक्तित्व को मापने के तरीके हैं, ये समझने का विज्ञान है कि प्रेरणा आती कहाँ से है, और आखिर में ये जानने के भी उपकरण है कि जो सिखाया गया है वो सच में सीखा गया है या नहीं। मतलब ये एक पूरा विज्ञान है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या शिक्षा मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान एक ही चीज़ है? नहीं। इसको ऐसे समझिए, अगर सामान्य मनोविज्ञान एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें इंसानी दिमाग के हर पहलू पर किताबें हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान उस लाइब्रेरी का वो खास सेक्शन है जो सिर्फ सीखने सिखाने से जुड़ी किताबों पर फोकस करता है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, सामान्य मनोविज्ञान क्यों पर फोकस करता है कि इंसान ऐसा व्यवहार क्यों करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान कैसे पर ध्यान देता है कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकते हैं। एक सैद्धांतिक है तो दूसरा पूरी तरह से व्यवहारिक। एक का दायरा पूरी जिंदगी है तो दूसरे का फोकस सिर्फ क्लासरूम है। आसान भाषा में कहें तो एक ज्ञान बनाता है और दूसरा उस ज्ञान को लागू करता है। तो ठीक है, ये सब सिद्धांत और परिभाषाएं तो हो गई, लेकिन इनका असल मतलब क्या है? ये ज्ञान क्लासरूम में एक टीचर, एक स्टूडेंट और आखिरकार हम सभी के लिए क्यों ज़रूरी है? चलिए अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं। एक टीचर के लिए ये ज्ञान एक रोड मैप की तरह काम करता है। सबसे पहले यह उन्हें हर स्टूडेंट को एक व्यक्ति के रूप में देखने में मदद करता है। उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। फिर इस समझ के आधार पर वे सही तरीका चुनते हैं, क्योंकि जो तरीका एक स्टूडेंट के लिए काम करता है जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी करे। इसके बाद वे देखते हैं कि कितनी प्रगति हुई है, और आखिर में उनका लक्ष्य सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना नहीं होता, बल्कि एक बेहतर इंसान का निर्माण करना होता है। और जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, इसका असर एक लहर की तरह फैलता है। टीचर्स बेहतर तरीके से सिखा पाते हैं, स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से सीखते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब यही आत्मविश्वासी और ज्ञानी छात्र बड़े होकर समाज का हिस्सा बनते हैं, तो वे बेहतर डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और नागरिक बनते हैं, जिससे पूरे समाज को फायदा होता है। लेकिन हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही हर समस्या हल हो जाएगी। ये एक शक्तिशाली टूल जरूर है, लेकिन हर स्थिति के लिए इसका इस्तेमाल अलग तरीके से करना पड़ता है। हर स्टूडेंट की अपनी कहानी होती है, अपनी संस्कृति और अपनी ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भी सोचा है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे मन की इतनी गहरी बातें आखिर समझते कैसे हैं? भाई ये कोई जादू टोना तो है नहीं, ये है प्योर साइंस। तो आज हम उन्हीं तरीकों को, मतलब उस साइंटिफिक टूलकिट को खोलने वाले हैं जिससे मन के बड़े बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठता है। देखिए, हमारा मन जो है ना, वो एक पहेली की तरह है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत उलझा हुआ। तो यहां सिर्फ अंदाजा लगाने से तो काम चलने वाला नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ ठोस और भरोसेमंद तरीके चाहिए। तो असल सवाल यही उठता है, भाई किसी के अंदर जब इतना कुछ चल रहा हो, हजारों सोच, अलग अलग भावनाएं, ढेरों यादें, तो हम उसे एक साइंटिफिक तरीके से मैप कैसे कर सकते हैं? सतह के नीचे झांकने का सही रास्ता क्या है? और इसका जवाब हमें मिलता है मनोवैज्ञानिक विधियों से। देखिए, ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं हैं, बल्कि ये वो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस हैं जो ये पक्का करती हैं कि जो भी हम जान रहे हैं वो किसी की राय नहीं, बल्कि पक्के सबूतों पर आधारित है। तो चलिए अब इस साइंटिफिक टूल किट को खोल कर देखते हैं। इसको ना एक टूल बॉक्स की तरह समझिए, जिसमें हर औजार एक खास काम के लिए ही बना है। आखिर पेचकस से कील तो नहीं ठोक सकते, है ना? इस टूलकिट में हमें 4 खास औजार मिलते हैं जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। पहला, अंतर्दर्शन, यानी अपने अंदर झांकना। दूसरा, अवलोकन, यानी बाहर से देखना। तीसरा, प्रयोगात्मक विधि, यानी कारण और प्रभाव को टेस्ट करना। और चौथा, केस स्टडी,
मतलब किसी एक मामले की पूरी गहराई में उतर जाना। ठीक है, तो अब एक एक करके इन सभी औजारों को अच्छे से परखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और हाँ, इनकी कमियां क्या हैं। तो हमारा पहला औजार है अंतर्दर्शन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है अपने अंदर देखना, अपने ही विचारों और अपनी ही भावनाओं को समझने की कोशिश करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है और फिर बैठ के सोचता है मुझे इतना दुखी और इतना निराश क्यों महसूस हो रहा है। जब भी कोई खुद से ये सवाल पूछता है तो वो असल में इंट्रोस्पेक्शन ही कर रहा होता है। अब सुनने में तो ये तरीका बहुत ही आसान और नेचुरल लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। मतलब हो सकता है कोई अपने बारे में सच बताना ही ना चाहे या शायद बता ही ना पाए। और यही वजह है कि ये तरीका बच्चों या कुछ मरीजों पर बिल्कुल काम नहीं करता। तो अगर अंदर झांकना भरोसेमंद नहीं है तो अगला कदम क्या होगा? बाहर से देखना। और ये है हमारा दूसरा औजार, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। इसमें हम ये नहीं पूछते कि कोई क्या महसूस कर रहा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसे अगर किसी बच्चे को समझना हो तो उससे पूछने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा जाए। उसका बर्ताव, उसका खेलने का तरीका उसके बारे में बहुत कुछ बता देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो दिख रहा है वही सच है। लेकिन इसमें वक्त बहुत लगता है और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये जानकर अपना बर्ताव ही बदल लेते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है। और हाँ, इससे ये तो पता चलता है कि कोई क्या कर रहा है, पर यह नहीं कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। अब आते हैं इस टूलकिट के सबसे पावरफुल औजार पर, प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये वो तरीका है जो क्यों का जवाब देता है। ये कारण और प्रभाव का पता लगाता है। मतलब अगर हम एक चीज बदलें तो क्या दूसरी चीज पर उसका असर पड़ेगा? मान लीजिए हमें यह जानना है कि शोर का याददाश्त पर क्या असर होता है, तो हम एक ग्रुप को शांत कमरे में कुछ याद करने को देंगे और दूसरे ग्रुप को एक शोर वाले कमरे में। नतीजा साफ साफ बता देगा कि शोर और याददाश्त के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। इस मेथड की खूबी यह है कि ये 100% साइंटिफिक है। इसके नतीजे एकदम साफ होते हैं और उन्हें बार बार टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक मुश्किल है, लैब की दुनिया असल दुनिया से अलग होती है, इसलिए कई बार नतीजे असल जिंदगी से मेल नहीं खाते। और हाँ, हर चीज पर एक्सपेरिमेंट करना मुमकिन भी नहीं है। और हमारा आखिरी औजार है केस स्टडी। यहां हम बड़ी तस्वीर देखने के बजाय एक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और किसी एक इंसान या एक ग्रुप के जीवन की हर छोटी बड़ी बात की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसी मानसिक रोगी की पूरी जिंदगी का अध्ययन करना, उसके बचपन से लेकर आज तक की हर बात का। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक नहीं होती, बल्कि किसी के जीवन की पूरी कहानी होती है जो हमें समस्या की जड़ तक ले जाती है। इससे हमें बहुत गहरी और बारीक जानकारी मिलती है, ये तो पक्का है। पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो बात एक इंसान पर लागू होती है, ये जरूरी तो नहीं कि वो सब पर लागू हो। मतलब इसके नतीजों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे 4 औजार। अब सवाल ये है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? तो जवाब है कोई एक नहीं। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हम जानना क्या चाहते हैं। हर सवाल के लिए एक सही औजार होता है। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये इन चारों औजारों की एक शानदार तुलना दिखाती है। अगर किसी को खुद को समझना है तो इंट्रोस्पेक्शन ठीक है, पर अगर कारण और प्रभाव जानना है तो एक्सपेरिमेंट से बेहतर कुछ भी नहीं। देखिए कैसे हर मेथड की अपनी खासियत है और अपनी एक कीमत भी है, चाहे वो समय की हो या फिर ऑब्जेक्टिविटी की। तो इन सब बातों से हमने क्या सीखा? यही कि मन को समझना किसी एक औजार का काम नहीं है, इसके लिए एक पूरी की पूरी टूलकिट लगती है। और असली शक्ति इसी में है, इन अलग अलग तरीकों को मिलाने में। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, पता है, एक जासूस की तरह होता है जो केस स्टडीज से सुराग ढूंढता है, ऑब्जर्वेशन से सबूत इकट्ठा करता है और फिर एक्सपेरिमेंट करके असली कारण को पकड़ता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन तरीकों से जो समझ हमें मिलती है उसका इस्तेमाल हमारी शिक्षा, हमारी सेहत और हमारे काम करने की जगहों को बेहतर बनाने में होता है। कभी सोचा है कि आखिर पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कौन सा? क्या ये बस टीचर्स का एक अंदाजा है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है? तो आज हम इसी साइंस की दुनिया में गोता लगाएंगे
और ये समझेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे अंदाजों को मतलब गेस वर्क को पक्के सबूतों में बदल देती है। तो सवाल यही उठता है कि एजुकेशन में हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, अंदाजे पर या फिर साइंस पर। मतलब जब हम कहते हैं ना कि अरे ये तरीका तो काम करता है, तो इसका बेसिस क्या होना चाहिए? और बस यही वो सवाल है जो हमें साइंटिफिक जांच पड़ताल की तरफ ले जाता है। चलिए एक बहुत ही आम सी धारणा को पकड़ते हैं। क्या इनाम देने से स्टूडेंट्स सच में बेहतर परफॉर्म करते हैं? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पेरेंट्स और टीचर्स ना जाने कब से ढूंढ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि साइंस इसका क्या जवाब देता है। तो इस तरह के सवालों के पक्के जवाब पाने के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक टूल है। इसे कहते हैं प्रयोगात्मक विधि या फिर कहें एक्सपेरिमेंटल मेथड। और यही वो तरीका है जो हमें अंदाजों के जाल से बाहर निकालता है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये मेथड एजुकेशन को मुझे लगता है वाली दुनिया से निकालकर सबूत ये कहते हैं वाली दुनिया में ले आता है। मतलब ये हमें अटकलों से हटाकर एक तरह की निश्चितता की ओर ले जाता है। तो सवाल है, ये काम कैसे करता है? अच्छा सोचिए कि हम एक चीज को बदलते हैं, मान लीजिए इनाम, और फिर देखते हैं कि इसका असर दूसरी चीज पर क्या पड़ता है, जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स पर। यहाँ जो इनाम है ना, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वो फैक्टर जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। और जो मार्क्स हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम नाप रहे हैं। और ये सब कुछ बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है ताकि हमें एकदम सटीक रिजल्ट्स मिले। तो थ्योरी तो ठीक है, पर ये असल में किया कैसे जाता है? चलिए वापस अपने उसी इनाम वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पर एक एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन किया जा सकता है। किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है एक हाइपोथेसिस बनाना। अब ये क्या है? ये बस एक पढ़ा लिखा अंदाजा है, एक टेस्ट करने लायक भविष्यवाणी। हमारे केस में हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है इनाम देने से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अब बस हमें इसी बात को सही या गलत साबित करना है। ठीक है, तो अगला स्टेप है 2 ग्रुप्स बनाना। एक ग्रुप होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसे इनाम दिया जाता है, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, जिसे कोई इनाम नहीं मिलता। और देखिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनाम के अलावा बाकी सब कुछ मतलब टीचर, चैप्टर, टाइम, सब कुछ दोनों ग्रुप्स के लिए एकदम सेम होता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम पक्के तौर पर कह सकें कि परफॉर्मेंस में जो भी फ़र्क आया वो सिर्फ और सिर्फ इनाम की वजह से है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम चुनना, फिर एक हाइपोथेसिस बनाना, फिर सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में बांटना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना, फिर जो डेटा मिला उसे इकट्ठा करके एनालाइज करना और आखिर में एक नतीजे पे पहुंचना। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हमें भरोसेमंद जवाबों तक पहुंचाता है। और पता है, ये कोई नया तरीका नहीं है। इसकी जड़ें तो 1879 तक जाती हैं, जब विल्हेल्म वुंड ने पहली साइकोलॉजी लैब खोली थी। सोचिए, और उनके बाद थॉर्नडाइक और स्किनर जैसे दिग्गजों ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि लर्निंग असल में काम कैसे करती है। और उनकी खोजों ने सही मायनों में एजुकेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, तो ये सब थ्योरी तो हो गई, लेकिन इसका हमारी क्लासरूम्स में क्या काम है? मतलब असल दुनिया में ये टीचर्स और स्टूडेंट्स की मदद कैसे करता है? चलिए अब इस पर आते हैं। अरे इसका इस्तेमाल तो बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि पढ़ाने का कौन सा तरीका बेहतर है। हम ये समझ सकते हैं कि हम चीज़ें भूल क्यों जाते हैं। हम ये भी नाप सकते हैं कि तारीफ या इनाम जैसे मोटिवेटर्स असल में कितना असर डालते हैं। और तो और जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ना, वो भी इसी मेथड की ही देन है। लेकिन क्या ये मेथड एकदम परफेक्ट है? क्या ये हर मर्ज की दवा है? जी नहीं। हर पावरफुल टूल की तरह इसके भी अपने फायदे हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो चलिए एक नज़र दोनों पर डालते हैं। इसके फायदे तो ज़बरदस्त हैं। ये हमें राय की जगह सबूत देता है। ये पर्सनल बायस यानी कि पक्षपात को कम करता है। हम एकदम सटीक बता सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्यों। और यही वजह है कि इसे साइंटिफिक रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ असली चुनौतियां हैं। देखिए, आप हर एजुकेशनल प्रॉब्लम को एक लैब में तो नहीं डाल सकते ना। कई बार लैब का जो कंट्रोल्ड माहौल होता है वो असली क्लासरूम से बहुत अलग हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां,
हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। पर इन लिमिटेशंस के बावजूद एक्सपेरिमेंटल मेथड की अहमियत जरा भी कम नहीं होती। सच तो ये है कि ये एजुकेशन की साइंटिफिक समझ की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। प्रयोगात्मक विधि शिक्षा मनोविज्ञान की रीढ़ है। मतलब यही वो ढांचा है जो एजुकेशन को अंदाजों के दलदल से बाहर निकालकर साइंस की ठोस जमीन पर लाकर खड़ा करता है।